हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरती छावड़ी और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, जिसमें हम सारे के सारे मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को टाइमलाइन से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 1 की, पेनिट्रेशन ऑफ यूरोपियंस। कैसे यूरोपियंस भारत में व्यापारियों के तौर पर आए और उन्होंने किस तरीके से अपना फैलाव किया। उसे समझने से पहले अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं, प्राचीन समय में भारत का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ था और उस व्यापार में भारत को ही नहीं, रोमन एम्पायर के राजाओं को भी बहुत मुनाफा हुआ। ये वो रूट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लैंड रूट्स आप देख सकते हैं, सिल्क रूट्स आप देख सकते हैं, जिनके ऊपर सिल्क जो है उसको ले जाया जाता था चाइना से रोमन एम्पायर की ओर। वहीं आप रेड सी एरिया देख सकते हैं, पर्शियन गल्फ देख सकते हैं। इस इलाके का, इस पर्टिकुलर एरिया का इस्तेमाल भी यहाँ पर रोमन एम्पायर के साथ कनेक्ट होने के लिए किया जाता था। ये था समुद्री रूट। तो इन दोनों तरह के रूट्स का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्राचीन समय में किया गया। लेकिन फिर बदलाव आया मध्यकाल में। मध्यकाल की अगर बात करें तो उस समय में ये जो सेंट्रल पार्ट है, अगर मैं बात करूं, जहां पर आप हरा रंग फैलते हुए देख रहे हैं, बेसिकली ये है टर्क्स का साम्राज्य। कैसे धीरे धीरे करके टर्क्स ने अपना फैलाव किया इस इलाके में, और इसी वजह से उन्होंने भारत के साथ जो कॉन्टैक्ट्स थे यूरोपियंस के, उसको भी तोड़कर रख दिया। हालांकि अगर हम इस रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर ने काफी बड़ा एरिया अपने अंडर लिया, जिसकी वजह से पर्शियन गल्फ और रेड सी वाला इलाका, जिसको ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए यूज किया जाता था, वो भी ब्लॉक हो गया। ब्लॉक कैसे हुआ? ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यापारी जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा ऑटोमन टर्किश एम्पायर को, और वो टैक्स बहुत ही ज्यादा हैवी हुआ करता था, बहुत ज्यादा हुआ करता था, और व्यापारी इतना टैक्स देकर मुनाफा नहीं कमा सकते थे। यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस, वो भारत के साथ व्यापार फिर से स्थापित करना चाहते थे, उसका मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन वो इस एम्पायर से गुजरते हुए रेड सी और पर्शियन गल्फ का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे बिना कोई टैक्स दिए। तो अब बारी थी एक नए रास्ते को ढूंढने की, और वो नया रास्ता लैंड रूट नहीं हो सकता, क्योंकि कहानी वही रहेगी, किसी ना किसी दूसरे किंगडम को टैक्स देना पड़ेगा। तो समुद्र से होते हुए ही एक नए रास्ते की खोज जरूरी थी। यहाँ वो रास्ता कुछ इस प्रकार हो सकता है। इस रास्ते को अगर यहाँ पे ढूंढ लिया जाए तो भारत तक आराम से बिना टैक्स दिए पहुंचा जा सकता है। इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर, इस ओर सबसे पहला कदम स्पेन ने उठाया। स्पेन के जो यहाँ पे एक व्यापारी थे जिनका नाम कोलंबस था, उन्होंने ये टास्क लिया, ये ड्यूटी ली कि वो एक नया रास्ता भारत की ओर खोज निकालेंगे। लेकिन वो रास्ता भटक गए और वो पहुंच गए बहामस आइलैंड, और वहां पर उन्होंने अमेरिका की खोज की 1492 एनो डोमिनी में। दूसरा जो स्टेप था, दूसरा जो यहाँ स्टेप उठाया गया, वो था पुर्तगाल की तरफ से। बल्कि पुर्तगाल के जो राजा थे हेनरी, प्रिंस हेनरी, उनको तो नेविगेटर कहा जाता था क्योंकि वो नेविगेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। पुर्तगाल से ही अगला कदम उठाया गया, लेकिन उस कदम को उठाने से पहले साइन की गई ट्रिटी ऑफ टोर्देसिलस, जिसके तहत नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन को यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन के तौर पर यूज किया गया। इस अटलांटिक ओशियन के वेस्ट साइड में जितना भी एरिया है, जितनी भी जमीन है, उसके साथ स्पेन ट्रेड करेगा, और इसके ईस्ट साइड में जितनी भी जमीन है उसके साथ पुर्तगाल ट्रेड करेगा। तो इस तरीके के कुछ डिसीजंस लिए गए, और फिर बारी आई पुर्तगाल की एक नए रास्ते को खोज निकालने की। वहां से एक शिप निकलती है और इस रास्ते को ट्रेस करते हुए भारत के कलिकट पहुंचती है। इस शिप में थे वास्को डी गामा, और इस तरह से 1498 एनो डोमिनी में वो भारत पहुंचे। कलिकट में उस समय जमोरिन्स रूल कर रहे थे, जिन्होंने वास्को डी गामा जो है उनका बहुत ही बेहतर तरीके से स्वागत किया, और कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने जितना पैसा इस पूरी जर्नी पर लगाया था, उसका 60 गुना मुनाफा वो भारत पहुंचकर कमा पाए। और उनके मुनाफे के बारे में पुर्तगाल के बाकी के व्यापारियों को भी पता चला, और धीरे धीरे उन्होंने भी भारत की ओर आना शुरू किया। इसी प्रकार पुर्तगाल के राजा ने तो यहाँ पे भारत में प्रॉपर हेडक्वार्टर भी बनवाया, और वहां पर एक गवर्नर भी नियुक्त किया, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत का व्यापार पुर्तगाल से इसी गवर्नर के अंडर चलता था।
फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इंडियन ओशियन पर कब्जा करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि यूरोप के किसी भी व्यापारी को इस एरिया का पता चले और वो इस तरह से मुनाफा कमाए। और इसी वजह से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अंजाम देना चाहा, जिसके तहत यहाँ इंडियन ओशियन से सटा हर एक इलाका, जमीन को वो कैप्चर करना चाहता था ताकि वो इंडियन ओशियन पर कब्जा कर सके। यानी कि श्रीलंका, जावा सुमात्रा आइलैंड, यूटोपिया, इस सारे इलाके को कैप्चर करके इसके बीचों बीच आने वाला इंडियन ओशियन पूरी तरह से पुर्तगालियों के हाथ आ जाता। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इस पॉलिसी को अंजाम देना चाहा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे और इस पॉलिसी को अंजाम दिया अल्फोंसो डी अल्बकर ने, जो कि उनके बाद नेक्स्ट गवर्नर बनते हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने तो गोवा वाला इलाका बीजापुर के रूलर्स से कैप्चर करके वहां पर फोर्टिफाई भी किया। गोवा जो है वहां अपना फोर्ट भी बनाया, अपना किलेबंदी भी की और इसी वजह से गोवा में आज भी पुर्तगालियों का प्रभाव देखने को मिलता है उसके आर्किटेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। अनअकैडमी प्लस आप सभी के लिए डिटेल्ड कोर्सेज भी लेकर आता है, बैच कोर्सेज, सेपरेट कोर्सेज भी लेकर आता है, जो कि अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। 2 इयर्स 1 ईयर के बैच, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में बैच यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप अनअकैडमी प्लस को यूपीएससी सीएससी की कैटेगरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फुल फ्लेज कोर्स की कवरेज के लिए पूरा सिलेबस यहाँ पर 100% कवर होता है, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग एंड इंटरव्यू। आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए रिविजिट 10 इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आइए हमारी कहानी पर वापस लौटते हैं। अल्फोंसो डी अल्बकर के बाद पुर्तगालियों का इस एरिया में जो फैलाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और ये जो मुनाफा है इसके बारे में जानकारी बाकी इलाकों तक भी फैलने लगी। तो चलिए इन सारे इवेंट्स को प्रॉपरली टाइमलाइन में ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया 1498 एनो डोमिनी में पुर्तगाली कलिकट पहुंचे और इसकी जानकारी, इस मुनाफे की जानकारी जो पुर्तगाली उठा रहे थे वो दूसरे यूरोपियन नेशंस तक भी पहुंचती है, जैसे कि नीदरलैंड्स और डेनमार्क, जहां डच रहा करते थे। अगला जो मूव है, अगला जो स्टेप है भारत की ओर आने का और यहाँ व्यापार स्थापित करने का, वो है डच का। 1595 एनो डोमिनी में कॉर्नेलिस डी हॉटमैन पहले डच यात्री बने जो कि भारत के पुलिकट इलाके में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ व्यापार स्थापित किया जा सकता है। और फिर 1602 ईस्वी में यहाँ पे अपने राजा से पूरी तरह से परमिशन लेकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी। ऑब्वियसली जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उन्हें पुर्तगालियों का ऑपोजिशन झेलना पड़ा, बहुत सी लड़ाइयां हुई, बहुत लोगों की शिप्स को डुबा दिया गया पानी के अंदर। लेकिन फिर इनके बीच में एक चीज तय की गई कि पुर्तगाली अपना व्यापार भारत तक सीमित रखेंगे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार यहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जावा सुमात्रा, मलाय द्वीप में फैलाने की कोशिश करेगी। यानी इन्होंने अपने इलाके बांट लिए। फिर भी भारत में अपने आप को इस्टेब्लिश करना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी जरूरी था, क्योंकि भारत फेमस था कॉटन के लिए और इस कॉटन की मांग एक तरीके से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी थी। तो यहाँ से कॉटन खरीद कर उस पर्टिकुलर कॉटन के कपड़े को, टेक्सटाइल को यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बेचा जाता था और उसके बदले खरीदा जाता था स्पाइसेस का ट्रेड। यानी कि ये त्रिकोणीय व्यापार था, भारत से इंडोनेशियन आइलैंड्स और इंडोनेशियन आइलैंड्स से फाइनली नीदरलैंड्स तक। तो ये व्यापार आपको यहाँ पर त्रिकोणीय व्यापार डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी दौरान इन्हीं डेवलपमेंट्स के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल कंटेम्पररी, बिल्कुल साइमल्टेनियसली ये जो व्यापार है जो फैल रहा है भारत में, इसके बारे में यूनाइटेड किंगडम्स में भी पता चलता है, ऑब्वियसली ब्रिटेन में पता चलता है और ब्रिटेन के व्यापारी भी अब भारत की ओर आना चाहता है, भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाए। उन्होंने सबसे पहले परमिशन ली अपने एरिया, ऑब्वियसली अपने किंगडम की रानी से, क्वीन एलिजाबेथ से। क्वीन एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में यहाँ पे ट्रेडर्स को, अपने एरिया के जो व्यापारी थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, इस कंपनी को राइट्स दिए यहाँ पे कि वो भारत के साथ ट्रेड कर सकते हैं।
और उस चार्टर के साथ, उस परमिशन के साथ वो भारत आए। भारत में सबसे पहला कदम उन्होंने 1608 में लिया। विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलते हैं क्योंकि वो सूरत में अपना ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करना चाहते थे। जहांगीर ने भी विलियम हॉकिंस को परमिशन दी कि वो वहां अपना ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ट्रेडिंग पोस्ट बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जिसमें 2-3 कमरे बना दिए जाएंगे और उसके साथ साथ उसके अंदर एक तरीके से जो भी सामान ये व्यापारी खरीदेंगे उन्हें स्टोर कर दिया जाएगा। तो स्टोर हाउस की तरह ट्रेडिंग पोस्ट होते थे और विलियम हॉकिंस सूरत से ही व्यापार की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन सूरत में पुर्तगालियों का फैलाव था। इसी वजह से ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे वो सूरत से अपनी शुरुआत नहीं कर सके और इसी वजह से उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट मछलीपट्टनम में ही इस्टेब्लिश किया। लेकिन पुर्तगालियों को गुजरात से भगाना जरूरी था और इसी वजह से 1612 में कैप्टन बेस्ट आते हैं अपनी आर्मी के साथ, पुर्तगालियों के साथ यहाँ युद्ध लड़ते हैं, पुर्तगालियों को सूरत से खदेड़ते हैं और फिर जाके 1613 में पहली बार फैक्ट्री या ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद जहांगीर से जो परमिशन मांगी थी उसको 1615 में सर थॉमस रो के द्वारा रीन्यू भी किया गया और धीरे धीरे करके आप इन अंग्रेजों को दक्कन के अलग अलग इलाकों में ट्रेडिंग पोस्ट इस्टेब्लिश करते हुए देखेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो था 1632 में। आखिर वो क्या बदलाव था? गोलकोंडा के राजा ने ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया, यानी कि एक ऐसी परमिशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आखिर ऐसा क्या फरमान था वो? उस फरमान के तहत अंग्रेज मछलीपट्टनम इलाके से बिना किसी कस्टम ड्यूटी के, बिना कोई टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे और यही नहीं, वो वहां अपनी आर्मी को, अपनी सेना को भी डिप्यूट कर सकते थे। मछलीपट्टनम बना ब्रिटिशर्स का पहला हेडक्वार्टर। लेकिन फिर यहाँ मेड्रास वाला जो इलाका है वहां के लोकल रूलर्स ने एक और फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए कि वो मेड्रास में ना कि सिर्फ अपनी आर्मी को डिप्यूट कर सकते हैं बल्कि वहां किलाबंदी भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ उन्हें किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है ट्रेड करने के लिए। उन्हें सिर्फ सालाना 500 पगोडाज देने पड़ते थे। पगोडा एक यूनिट होती है करेंसी, एंड उतना पैसा देकर वो पूरे साल फ्री में व्यापार कर सकते थे। और इस तरीके से मेड्रास हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया गया मछलीपट्टनम से। और यही नहीं, मेड्रास में किलेबंदी भी की गई और वो किला सेंट जॉर्ज कहलाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उठाया गया वो था 1651 में, जिसमें ब्रिटिशर्स को बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मिली। और फिर आप 1668 तक आते आते बॉम्बे जो है वो भी अंग्रेजों के अंडर आते हुए देखेंगे, क्योंकि बॉम्बे पुर्तगालियों के अंडर था। पुर्तगाल की रानी प्रिंसेस कैथरीना की शादी अंग्रेजी राजा से हुई, अंग्रेज बेसिकली ब्रिटेन के राजा से हुई और इसी वजह से बॉम्बे ब्रिटिशर्स को डॉवरी यानी दहेज में मिला। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे उनका फैलाव हुआ, कैसे यहाँ पर 3 इलाके जो है वो पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर आए, कैसे मछलीपट्टनम से शुरुआत हुई, फिर सूरत, फिर मद्रास, फिर बंगाल और फिर आप बॉम्बे भी अंग्रेजों के अंडर आते हुए देखते हैं। ये जो व्यापार है अंग्रेजों तक सीमित नहीं था। अंग्रेजों के साथ साथ बहुत से दूसरे लोग जो है वो भी धीरे धीरे करके भारत के अलग अलग हिस्सों में जगह बना रहे थे, जैसे कि डेनिश और फ्रांसीसी, जिन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत पौंडीचेरी से की। तो ये था यूरोपियन पेनिट्रेशन, कैसे धीरे धीरे करके वो भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलाव कर रहे हैं। अगले एपिसोड में बात करेंगे कुछ और इसी बारे में, कैसे धीरे धीरे करके युद्ध लड़कर इन यूरोपियंस ने अपना फैलाव और जगहों में भी किया। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, और इन एपिसोड्स को, इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को शेयर जरूर करते रहें एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।